कोविड-19 महामारी के दौरान ना एक शब्द हम सबने बार बार सुना, mRNA। पर पता है, ये सिर्फ एक वैक्सीन का नाम नहीं था। ये तो मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बीमारियों से लड़ने का हमारा पूरा तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है। यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी वैक्सीन जो आपको वायरस से तो बचाए, लेकिन उसमें वायरस का कोई जिंदा या मरा हुआ कोई हिस्सा हो ही ना। सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? पर सच तो ये है कि यही mRNA टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा कमाल है। सवाल ये है कि फिर ये होता कैसे है? तो चलिए इस कमाल की पहेली को सुलझाते हैं। ये समझना कि ये कैसे मुमकिन है हमें बायोलॉजी और मेडिसिन की दुनिया के एक बिल्कुल नए चैप्टर की तरफ ले जाता है। अच्छा, सबसे पहले जरा पारंपरिक तरीके को याद करते हैं। देखिए, सालों से वैक्सीन बनाने का एक ही तरीका था। वायरस का एक बहुत ही कमजोर या कह लीजिए बेअसर हिस्सा शरीर में डाला जाता था। इससे क्या होता था कि हमारा इम्यून सिस्टम उस दुश्मन को पहचानना सीख लेता था, ताकि असली हमला होने पर वो एकदम तैयार रहे। तो फिर फर्क क्या है? ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। समझिए, पारंपरिक टीके शरीर को दुश्मन की एक फोटो दिखाते हैं, लेकिन mRNA टीके वो शरीर को दुश्मन की फोटो नहीं, बल्कि उसे बनाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देते हैं। मतलब वायरस नहीं, बल्कि वायरस बनाने की रेसिपी का बस एक छोटा सा पन्ना। तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल या ये रेसिपी आखिर है क्या चीज? यहीं पर एंट्री होती है मैसेंजर RNA की, यानी mRNA। ये हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद एक नेचुरल मैसेंजर है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो हमारे शरीर के हर सेल में एक लाइब्रेरी है, जिसे हम DNA कहते हैं। तो mRNA का काम क्या है? वो उस लाइब्रेरी से एक खास किताब की फोटोकॉपी करके सेल की फैक्ट्री तक ले जाता है और बताता है कि भाई आज ये वाला प्रोटीन बनाना है, बस। तो ये काम कैसे करता है? इसका प्रोसेस ना कमाल का है। सबसे पहले वैक्सीन के जरिए mRNA का वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल शरीर में पहुंचता है। फिर हमारी अपनी ही कोशिकाएं उन निर्देशों को पढ़कर वायरस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, खुद बनाती हैं। इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम इस प्रोटीन को देखते ही पहचान लेता है कि ये कोई बाहरी चीज है, और फिर वो तुरंत अपनी सेना यानी एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। और बस हो गया काम। अब हमारा शरीर असली वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह ट्रेंड हो चुका है, और वो भी बिना असली वायरस का सामना किए। इस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, और इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं जो इसे सच में रेवोल्यूशनरी बनाती हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी फायदा है सेफ्टी। क्योंकि इसमें असली वायरस का तो इस्तेमाल होता ही नहीं, तो इस बात का खतरा बिल्कुल जीरो है कि वैक्सीन की वजह से ही कोई बीमार पड़ जाए। शरीर को सिर्फ वायरस का एक हानिरहित हिस्सा बनाना सिखाया जाता है, और कुछ नहीं। दूसरा फायदा है इसकी रफ्तार। याद है महामारी के दौर में कितनी जल्दी ये वैक्सीन्स बन गई थी? पारंपरिक तरीकों से इसमें सालों लग सकते थे, लेकिन mRNA के साथ वैज्ञानिक लैब में कंप्यूटर पर ही इसे हफ्तों में डिजाइन कर सकते हैं। उस मुश्किल दौर में ये स्पीड ही तो असली गेम चेंजर थी। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली फायदा है, वो है इसे बदलने की क्षमता, यानी अडेप्टेबिलिटी। अगर वायरस म्यूटेट होकर अपना रूप बदलता है, जैसा डेल्टा या ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ हुआ, तो वैज्ञानिक बहुत तेजी से इस वैक्सीन के इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अपडेट कर सकते हैं। देखिए, इस टेक्नोलॉजी को दुनिया तक पहुंचाने में फाइजर और मॉडर्ना जैसी ग्लोबल कंपनियों ने सबसे अहम भूमिका निभाई। और ये जानना भी जरूरी है कि भारत में पुणे की कंपनी जेनोवा भी इस भविष्य की टेक्नोलॉजी पर मजबूती से काम कर रही है। लेकिन जैसा हर बड़ी खोज के साथ होता है, तस्वीर हमेशा पूरी तरह गुलाबी नहीं होती। इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के रास्ते में भी कुछ बड़ी और असली चुनौतियां हैं। तो कहानी में 2 पहलू हैं। एक तरफ सुरक्षा, रफ्तार और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जबरदस्त फायदे हैं, तो दूसरी तरफ स्टोरेज, लागत और लॉन्ग टर्म डेटा जैसी ठोस चुनौतियां भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चुनौतियों में से एक है स्टोरेज। -70 डिग्री सेल्सियस, ये आर्कटिक की सर्दियों से भी ज्यादा ठंडा है। जरा सोचकर देखिए, दुनिया के हर शहर, हर गांव तक ऐसे तापमान पर वैक्सीन पहुंचाना और उसे स्टोर करना कितना बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। इसके अलावा ये भी सच है कि mRNA वैक्सीन बनाना फिलहाल एक महंगी और बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसे बड़े पैमाने पर बनाने और इसकी लागत को कम करने की जरूरत है,
ताकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर देशों तक ही सीमित ना रह जाए। और आखिरकार, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है, वैज्ञानिक अभी भी इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर स्टडी कर रहे हैं। हालांकि अब तक के नतीजे बहुत पॉजिटिव रहे हैं, पर पूरी तस्वीर साफ होने में अभी और समय और रिसर्च लगेगी। इन चुनौतियों के बावजूद असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। सवाल अब ये नहीं है कि mRNA काम करता है या नहीं, ये तो साबित हो चुका है। असली सवाल ये है कि कोविड-19 के बाद ये और क्या-क्या कर सकता है। वैज्ञानिक अब इस टेक्नोलॉजी को एक प्लेटफॉर्म की तरह देख रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी वैक्सीन जो आपके शरीर को कैंसर सेल्स को ढूंढकर खत्म करना सिखाए, या फिर मलेरिया, HIV और फ्लू जैसी बीमारियों के लिए पहले से कहीं ज्यादा असरदार टीके। मतलब संभावनाएं असीमित हैं। तो सार ये है, एक टेक्नोलॉजी जिसने एक वैश्विक महामारी का इतिहास बदल दिया, वो अब इंसानियत का भविष्य कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में मिलेगा, और ये जवाब मेडिकल साइंस की पूरी किताब को दोबारा लिख सकता है।